अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। तो जन्नत के पत्ते की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हया को तुर्की कैसा लगता है। अब खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। उसकी रंगत इस्तांबुल के सूरज की सुनहरी और आंखें भूजल बादलों की तरह सुरमई थीं। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हाइस की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई। दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। सलाम अलैकुम। तो तुर्की में खुश आमदीद। उसकी अंग्रेजी शिस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम के बजाय सलाम अलैकुम कहते थे। वालेकुम अस्सलाम। हया ने उसका बड़ा हुआ हाथ थामा तो उसे लगा उसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है। मेरा ताल्लुक रूमी फोरम से है। मैं सबांजी से मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में एमएस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। उसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान, खदीजा राना। उनके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और सर असबात में हिलाया। वो वाकई नूर का हाला थी, धुली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं, वो स्टेयरिंग घुमाते हुए बोली। मोहल्ला? उर्दू वाला मोहल्ला? हया डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू जबान के मजमून में इस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था कि लफ्ज उर्दू तुर्क जबान से निकला है जिसके माने लश्कर के हैं। डीजे ने चहक कर फिक्र मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामिया के बैरूनी बाजार का नाम है अंसारी मोहल्ला। बेहद रश, बहुत से लोग और हर सू उड़ते चुगते कबूतर। वो तीनों लोगों के दरमियान बमुश्किल रास्ता बनाती मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहां जामे मस्जिद का नाम अयूब सुल्तान जामी लिखा था। इसने सोचा कि जामिया में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी जुबान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ला के रस से गुजरते हुए उसकी हैरत पर हाले ने बताया। वो मुस्कुराती हुई बड़े एतमाद से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। इसकी बात पे हया बेख्तियार चुंकी। हैरान क्यों हो? हाले ने रुक कर शॉपर से अपने जूते निकालते उसे देखा। वहां मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शॉपर में रखने और साथ शॉपर हमा वक्त उठाए रखने का रवाज था। यानी अगर किसी का नाम जहान हो तो वो तुर्क हिज्जों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा इसके लबों से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। वो जरा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। उसने नहीं सुना था। हाले डस्टबिन में शॉपर फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुरा कर हिज्जे करके बताया। CIHAN, जिहान। ओह, उसने खफीफ सा सर झटका। तभी वो उसे फेसबुक पर नहीं मिला था। वो उसको JIHAN लिखकर ढूंढती रही, मगर वो तो अपने नाम को CIHAN लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों अतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेजें बिछी थीं। इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे थे। सड़क के किनारों पे खुलते आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब इस सफरनामे से बोर होने लगी थी। बमुश्किल वो तीनों इस रश भरे मोहल्ले से निकली। एक्सचेंज स्टूडेंट्स को उनका पहला खाना एक तुर्क मेजबान खानदान दिया करता है। वो अभी हम उसी मेजबान खानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बास्फोरस पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया। खाने का सुनकर उस पर छाई बेजारियत जरा कम हुई। मेजबान खानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़ था। कुशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्जे पे जमी बर्फ। उनके स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने चंद बातें उन्हें जहन नशीन करवा दी थीं कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क खानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी। इस तकल्लुफ़ को रहने दो। उन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे हुए मेट पे जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़िक और मुअम्मर खातून प्यार भरी खफगी से बोली थी। पहले दिन कोई उसूल नहीं होते। सलाम अलैकुम और तुर्की में खुश आमदीद।
आपके उसूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए अब उनका हाथ थामा और सर झुकाकर उनके हाथ की पुश्त को लबों से लगाया। मुअम्मर खातून, मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से दमक उठा। अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। उनकी सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शूज हया और डीजे के कदमों में रखे। वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुई। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना था। लिविंग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहां अलग टूंटी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रग्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज। वो वापस आई तो डाइनिंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेज अब्दुल्ला की नवासी और वह से कुछ कह रही थी। वो तीन खवातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थी, सो हाले ने ऐसे तुर्क खानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेज अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाई आई। हाले मुस्तैदी से उनकी हेल्प करवा रही थी। तुम क्या कह रही थी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है इधर? उन्होंने सूप का प्याला मेज पर रखा। हया ने एक नज़र उस मलगूबे को देखा। जी, मेरी फुप्पो हैं इधर। वो सूप को दसदीदा निगाहों से देखते हुए बोली। किधर रहती हैं? उधर। इसने पर्स से मुड़ा तोड़ा कागज निकाल के हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र इस कागज को देखा और फिर असबात में सर हिलाया। कल मैं मिलवा दूंगी तुम्हें इनसे। खाना शुरू करो। उसने कागज वापस हया की तरफ बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे। इस मलगूबे की शक्ल देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया जबरन मुस्कुराते हुए होले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से उसे देखा। ये कह रही है कि इन ख्वातीन का खुलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से इसका पैर जोर से कुचला। ओह शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हाया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बददिक्कत चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए चमचा भर रही थी। तुर्क ख्वातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा था। एक चावलों का पुलाव था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ न था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी, ऊपर से बदमज़ा खाने मजीद हालत ख़राब कर रहे थे। वहीं तुर्क ख़वातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हुआ था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनके खुलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही उनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भरकर रखा जाता था। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोकर उसे देखने लगे थे। लगता है आप लोग पढ़कर ही थक जाते हो, कमेंट करने की हिम्मत नहीं होती। ठीक कह रही हूँ ना गर्ल्स? हया ने मेज तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड की हुमा, कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया हया बहुत डरपोक है। इसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है, तो ये पूछ रही कि कहीं इस्तांबुल में कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खिफ़्फ़त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी, फिर भी इसके नखरे ख़त्म नहीं होने में नहीं आ रहे थे। इसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है। सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है। हाले ने तायीद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुलरहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हाल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है। यूरोप से एशिया असला स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है, बयोक अदा। उस जजीरे पर इस माफिया का राज है और मेरी मॉम को ख्वाब बहुत आते हैं। उनकी बेटी ने खफगी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स
कान खोल कर सुन लो, हाले ने कदरे तिलमिलाकर मदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है, ये घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपने तीन बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। खदीजा भी उनकी बातों पे मुतमईन होकर शक्कर पारे खाने लगी थी, मगर हया के हलक में बहुत मीठे से शक्कर पारे कहीं अटक से गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुजमल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो और वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पर अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चूक कर उन्हें देखा। इनके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुन सी हुई उन्हें देखे गई। क्या फ़ाओं का खौफ मुजस्सम सूरत में उनके सामने आ गया था या उनकी अकल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी। शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो सबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सबांजी उम्रा की जामिया थी। वहाँ 4 माह एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाक़ वो कदरे गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूंकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए सबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। उसके तमाम तलबा और तालिबात बशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थी। वो उनके रिहायशी डोरम ब्लॉक्स थे। अंग्रेजी हर्फ एल की सूरत खड़ी तीन तीन मंजिलें इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकुनियां बनी थी। 6 कमरे एल की एक लकीर पर थे और 6 दूसरी लकीर पर थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पर है, हाले ने उसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शेप का डोरम ब्लॉक, जिसे हाले B1 कह रही थी, जिसके बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थीं जो ऊपर तक ले जाती थीं। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पर बर्फ की मोटी तह थी। जरा सा पाँव फिसले और आपकी टांग इस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बमुश्किल हया का सामान ऊपर लाईं। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉमेट्री का दरवाज़ा खोला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खदीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। उसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जानिब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में रूम बदलवा सकती हो, डोरम ऑफिसर से कहकर, अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन इसकी मेज़ पर होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिब इल्म अपने घर गए हुए हैं। तुम्हारा कमरा खाली है, मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना। तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा डोरम ब्लॉक B4 में है, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो हया ने सर हिला दिया। डीजे ने बेचारगी से इसे देखा और हाले के साथ सीढ़ियां उतरने लगी। हाले, सुनो, इस बिल्डिंग के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पूछा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीनें उतर गईं। हया एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी बेड ही होता है, लेकिन इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल पड़ी थी। उसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ एक आरामदा बेड था। मेज पे एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज की कुर्सी खींचकर नडहाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन के बजाय अजीब सी उदासी में गिरी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा, जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वो फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कहीं बाथरूम ढूंढे। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़का बैग उठाए निकला। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो सबांजी के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक ही सिंफ के अफराद रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पे आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेजा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था, जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थीं। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को सुर्ख रंग से बनाया गया था।
उसने झिरझिरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहां एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी। इसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और उससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरिब सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवार के साथ लगे बंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कतार में लगे थे, हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर निकल की। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। वो दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे उसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पर लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठिठक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन के पुष्ट के बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। उसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फजार पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोर और शोर से बर्फ गिर रही थी। ताजा पड़ी बर्फ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफेद सफेद गाले इसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफा अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ न पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में दम लेने को रुकी। उसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी, डीजे, तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एकदम झट से दरवाजा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़ कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी उसी की तरह तन्हा और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ रंछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए तो आई हूँ। मुझे पता तो तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वह लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रुकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां फिलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना ही तुर्क लड़कियां। मगर अल्लाह तो देख रहा है, गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफे खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बिड़बिड़ा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बंक की सीढ़ियां फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने इसे पुकारा। हूँ। इसकी पलकें इतनी बूझल थीं कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, इसका जहन गनुदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सफ़र की थकावट से के बाइस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सूरत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बंक पर, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी। और दरवाज़ा खोल दिया। सलाम अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश पशाश सी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे से के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे डोरम में गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पर रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलस सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है? हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहाँ डीजे 2 मोटे कंबल खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलें आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ, मैं 2 घंटे मजीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आई थी। अभी वो सियाह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती सियाह लंबी कमीज में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा सियाह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया।
अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे, अगर वहां से फ़ोन रजिस्टर न हुए तो जवाहर चलेंगे, इसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर। हया ने अबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जवाहर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कंबलों से आवाज आई। पार्क टावर्स? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कंबलों को देखा। हमारा पार्क टावर एशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गनूदा आवाज में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हाया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे गुड़ाब से कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए मुतासिफ सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी। यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फ़ोन की दुकानें हो। बमुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाखों मिन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी और खिड़की के बाहर हर सूफ बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम ड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर। और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना? अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, उसने हड़बड़ाकर पर्स से तुड़ा मुड़ा सा कागज निकाला। उसने कागज पर देखा, वहां इलाके का नाम जहांगीर CIHANGIR लिखा था। वो उसे सहांगीर पढ़ती थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज से पढ़ा जाता था। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। जरा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था, अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग हो ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से उसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। उसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चारदीवारी की बजाय सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और उसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। उस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों अतराफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उसने कभी नहीं सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पे चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिज्जों में लिखा नाम उसके फुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली भी थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। उसने कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोर नॉब के चमकते दांत में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज, बड़ी बड़ी सयाह आंखें, दोनों शालों पे फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो सियाह लिबास में चीनी की मोहरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मोहरत। उसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजानी जुबान में बिड़बिड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोरमेट पे उसे दरवाज़ा खोलने वाले के पांव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और उसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर उसे देखा। उसका सांस लम्हे भर को साख्त हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वहीं भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पे गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकोश। वो माथे पे त्योरी लिए आंखें सुकड़े उसे देख रहा था। सन किमसन, उसने तुर्की में कुछ पूछा तो वो चूंकि। सबीन सिकंदर का घर यही है?
जी यही है, वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। उसे लगा वो बॉस्फोरस के पुल पर हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छू कर आती हवा उसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के जेर असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं उनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? उसका अंदाज उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी जरूरी काम में मसरूफ था जिसमें हया मुखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। उसने पुरउम्मीद निगाहों से जहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी उसका नाम सुनकर उसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक। कौन हया सुलेमान? उसके कदमों तले बॉस्फोरस का पुल शक हुआ था। वो बेदम सी नीचे गहरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? बे आवाज दोहराते हुए वो सन सी होती उसे तक रही थी। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उस शख्स के चेहरे पर जमाने भर की बेजारी और अजनबियत थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही न था। जहान सिकंदर तो उससे वाकिफ ही न था। मादाम? उसने कदरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब पीछ लिए। मैं सबीन फुप्पो से मिलने आई हूँ, उनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने उचकाकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पे चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पे कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। दूर राहदारी के उस पार जहां उसने जहान को जाते देखा था, वहां से हथौड़ी की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। एन वस्त गोल मेज के गिर चार कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की जानिब पुश्त किए खड़ा था। उसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के ऊपर जोर जोर से ज़रबे लगा रहा था। वो चंद लम्हों के शशोपंज के बाद ढीठ बंद कर आगे आई और कदरे आवाज के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चूक कर पलटा। ड्राइंग रूम। खैर, वो नागवारी से लब बीच कर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। उसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने जिंदगी में कभी इतनी तजलील महसूस नहीं की थी। मॉम मॉम! चंद लम्हे गुजरे तो उसी तरह अपने काम की तरफ मुतवज्जा, चेहरे पे ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। उंगलियां मरोड़ती टांग पर टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफतन चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फूफो उसी पल किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। उसे बैठा देखकर ठिठक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा कर वो वालहाना अंदाज में उसकी तरफ लपकी। वो जो जहान के सर्द मर रवैये पे बददिल सी बैठी थी, गड़बड़ा कर उठी। बहुत गर्मजोशी से उसे गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लो तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से उसका हाथ थामे कह रही थी। मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं? वो बद्दिक्कत मुस्कुराती उन्हीं की तरह अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं। फुप्पो, वो हल्का सा जता गई थी। भाई, मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछेगी। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह। शादी भी हो गई? कैसी रही शादी? मैंने वीडियोस देखी थी तुम्हारी। उसने चूक कर उन्हें देखा। कौन सी वीडियो? उसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई।